नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में इस बहस का जवाब नहीं हो सकता है कि कौन जंगल राज वाला है और कौन कानून व्यवस्था वाला। आए दिन ऐसी घटनाएं होती है जिसमें सोचना पड़ता है कि बिहार में जंगल राज है या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या दिल्ली में। किसी भी पार्टी की कोई सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, एक दिन अचानक मालूम पड़ता है कि लाठी के बल पर किसी ने पार्क में अपनी अलग समानांतर सरकार बना ली, या अचानक आरक्षण की चिंगारी में बहुत कुछ भस्म हो जाता है। सामूहिक बलात्कार, लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ सीधे अराजकता दिखलाती है। ऐसा बिहार में भी संभव है, हरियाणा गुजरात में भी हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी होता है। सचमुच कानून व्यवस्था का झटके में पटरी से उतरना प्रमाण है कि भारत में जंगल राज कहीं भी कभी भी संभव है। आनंदीबेन पटेल को अचानक पता पड़ता है कि एक नौजवान के आह्वान में इतनी बड़ी संख्या में पटेल जमा हो गए। वहीं हरियाणा में मनोहर लाल सरकार को पता ही नहीं पड़ा और विभत्स आरक्षण आंदोलन फूट पड़ा। इससे पहले हरियाणा की हुड्डा सरकार के वक्त भी रोहतक में रामपाल के डेरे में अकल्पनीय अराजकता थी। उस नाते मथुरा के जवाहर पार्क में एक बाबा, एक संगत का जो समानांतर राजपाट खुला है, वह कुल मिलाकर क्या रूटीन का मामला नहीं है? सरकार और सत्ता की अपनी व्यवस्था के भीतर लाठियों के इतने तंत्र भारत में है कि लाठियों का जंगल राज तो अंतर्निहित है। इसलिए राजनीति या मीडिया में यह बहस फालतू है कि किस जगह जंगल राज है और किस जगह कानून का राज। नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, मनोहर लाल, आनंदीबेन पटेल या सिद्धारमैया, जयललिता, ममता बनर्जी सभी के राज में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते कई मसले हैं। दादरी, मालदा, जेएनयू में यदि कुछ भी हो सकता है तो क्या यह स्थायी बात नहीं है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। हफ्ते का रोज कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और जेडीएस के लिए कयामत का दिन है। बीजेपी ने नताइज में उलटफेर के लिए 5 सूबों में एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन 7 सूबों के मौजूदा हालात को देखते हुए उलटफेर के इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 29 में से 4 रुकने असेंबली बागी हो सकते हैं, लेकिन मायावती के 10 रुकने असेंबली की हिमायत मिल गई तो कपिल सिब्बल जीत जाएंगे, यानी कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास रह जाएगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी बीएसपी की हिमायत से कांग्रेस अपनी सीट बचा सकती है। उत्तर प्रदेश में प्रीति महापात्रा और मध्य प्रदेश में विनोद गोटिया के जरिए बीजेपी ने उलटफेर का मंसूबा बनाया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने गीता ठाकुर को हिमायत देकर कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को घेरा है, लेकिन बीएसपी और पीडीएफ के अराकीन असेंबली की मदद से हरीश रावत अपने करीबी टम्टा को जिता सकते हैं। झारखंड में बीजेपी ने महेश पोद्दार को बाजाब्ता तौर पर उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और जेवीएम की मुश्तरका ताकत से जेएमएम के बसंत सोरेन के बेहतर इम्कानात हैं। हरियाणा में भी बीजेपी के हामी सुभाष चंद्रा को रोकने के लिए कांग्रेस आखिरकार आईएनएलडी उम्मीदवार आर.के. आनंद को हिमायत देगी। इसी तरह राजस्थान में कांग्रेस और कमल मोरारका चाहे जितनी ताकत लगाएं, बीजेपी सूबे की 4 सीटों पर जीतेगी। ले देकर कर्नाटक में सिर्फ टक्कर का मुकाबला है, जहां जेडीएस के फारूक बाबा को बीजेपी मदद देकर कांग्रेस के एमएन राममूर्ति को रोकने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कमाल की सियासत हो रही है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के पुराने रहनुमाओं और हिकमत अमली बनाने वालों की बजाय बाहर से आए लोगों के यकीन में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये के मुताबिक राहुल की सियासत इन दिनों 2 लोगों के मशवरे से चल रही है, और ये दोनों लोग कांग्रेस के सेटअप से नहीं निकले हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक आईएएस अफसर के राजू और नीतीश कुमार के इंतखाबी मुशीर रहे प्रशांत किशोर उन्हें सियासी मशवरा दे रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले नरेंद्र मोदी के भी इंतखाबी मुशीर रहे हैं, और तभी 2014 के आम इंतखाबात के बाद सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस के साथ जोड़ने से मना कर दिया था। तंजीम और सूबों में भी बाहरी रहनुमाओं को तरजीह मिल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना से आए 2 रहनुमाओं को सबसे ज्यादा तरजीह मिली है। शिवसेना से आए संजय निरुपम मुंबई इलाकाई कांग्रेस के सदर हैं, और उनको मिल रही अहमियत की वजह से ही गुरुदास कामत ने इस्तीफा दिया। इसी तरह मुसलसल 2 इंतखाबात हारने वाले नारायण राणे को कांग्रेस ने
कानून साज काउंसिल का टिकट दे दिया। इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में सिद्धरमैया को वजीर आला बनाया, जो कुछ ही दिन पहले जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनको वजीर आला बनाए जाने के दिन से कांग्रेस के तमाम सीनियर रहनुमा उनको हटाने की लॉबिंग कर रहे हैं। एसएम कृष्णा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सबने जोर लगा लिया, लेकिन वो बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 60% वोटों को जहन में रखकर हिकमत अमली बना रही है। बिहार से अलग बीजेपी ने इस बार पहले ही वोट बैंक को तय कर लिया है। बिहार में बीजेपी ने यादव वोट पर बड़े डोरे डाले थे। नरेंद्र मोदी ने खुद यदुवंशियों का द्वारिका से कनेक्शन जोड़कर वोट मांगा था। नंदकिशोर यादव के बारे में ये इशारा दिया गया था कि वो वजीर आला हो सकते हैं। इसके बावजूद यादव वोट पूरी तरह से आरजेडी की हिमायत में गोलबंद हुआ। उससे सबक लेकर इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में यादव वोट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह मायावती के कोर वोट बैंक यानी जाटों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और तकरीबन 20% मुस्लिम वोट बैंक को भी बीजेपी छांट कर चल रही है। इस तरह कुल मिलाकर 40 से 42% वोट बैंक में बीजेपी खुद को सिफर मान रही है, लेकिन बचे हुए 60% वोट पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है। इसमें गैर जाटव दलित हैं और गैर यादव ओबीसी हैं और साथ ही पूरा जाट व आला बिरादरी का वोट बैंक है। बीजेपी के रहनुमा मान रहे हैं कि इसमें से अक्सरियत वोट उसके साथ आएगा। तभी बताया जा रहा है कि बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार इन्हीं बिरादरियों से आएंगे। आला बिरादरी में ठाकुर और ब्राह्मण दोनों के दरमियान तवाजुन बनाने की कोशिश चल रही है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। स्विट्जरलैंड के बाद अब मेक्सिको ने भी एनएसजी में हिंदुस्तान को मेंबर बनाए जाने की हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मेक्सिको दौरे के दौरान मेक्सिको के सदर एनरिका पेना नीतो ने हिंदुस्तान की रुकनियत को हिमायत देने का ऐलान किया। 48 ममालिक वाले इस ग्रुप का इजलास जल्द ही होने वाला है। इसके मेंबर अराकीन को एटमी तकनीक की दरामदगी और इससे मुताल्लिक कारोबार करने की इजाजत होती है। बहरहाल अमेरिका से अपना 3 दिन का दौरा खत्म करके मोदी मेक्सिको पहुंचे थे, जहां उन्होंने सदर नीतो के साथ दोनों ममालिक से जुड़े 2 रुखी मसाइल पर बातचीत की। इसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और मेक्सिको क्रेता और विक्रेता के रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं और लंबे वक्त के लिए साझेदार बन रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर नीतो ने कहा कि मेक्सिको एनएसजी में हिंदुस्तान की रुकनियत की मुस्बत हिमायत करता है। इस हिमायत के लिए वजीर आजम मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान को एमटीसीआर में भी दाखिला मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 ममालिक का अपना तूफानी दौरा खत्म करके हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज रात नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम मेक्सिको गए थे, जहां उन्होंने सदर एनरिका पेना नीतो के साथ 2 रुखी मुज़ाकरात किए। उसके बाद सदर नीता उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में ले गए। मेक्सिको का दौरा पूरा होने के बाद वजीर आजम मेक्सिको सिटी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले वो अमेरिका में थे, जहाँ 2 रुखी मुज़ाकरात के साथ साथ उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को खिताब किया। उससे पहले वजीर आजम मोदी स्विट्जरलैंड, कतर और अफगानिस्तान गए थे। मेक्सिको सिटी से वापसी की परवाज भरते हुए मोदी ने ट्वीट किया, मेक्सिको आपका शुक्रिया। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान मेक्सिको रिश्तों में नए दौर की शुरुआत हुई और ये रिश्ता हमारे लोगों और पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाएगा। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी भी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को शामिल कर एक रहनुमाओं की टीम बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के रहनुमाओं की ये टीम बीजेपी की तरह नहीं बल्कि सोनिया की कौमी सलामती काउंसिल की तरह होगी। इसमें अवाम से जुड़ी हुई पॉलिसियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की कोशिश होगी। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के करीबी और पार्टी के एससी यूनिट के इंचार्ज साबिक IAS अफसर के राजू ने इस बात का इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुशीर काउंसिल बनती है तो इसमें अहम तौर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान शामिल होंगे। राजू ने कहा कि इस कमेटी का कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ कोई टकराव नहीं होगा। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई ने आज हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह से पूछताछ की। उन पर आमदनी से जायद इमलाक जमा करने का इल्जाम है। सीबीआई के जराये ने बताया कि वीरभद्र सिंह आज सुबह सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां अफसरान ने उनसे पूछताछ की। 81 साल वीरभद्र सिंह पर इल्जाम है कि साल 2009 से 2012 तक यूपीए हुकूमत में वजीर रहते हुए उन्होंने अपने खानदान के मेंबरान के नाम पर मुबैना तौर पर आमदनी से तकरीबन 6 करोड़ रुपए ज्यादा की जायदाद जमा की। दिल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत में उनके खिलाफ बदउनवानी रोकथाम कानून के तहत FIR दर्ज है। इसमें उनकी अहलिया प्रतिभा सिंह, LIC एजेंट आनंद चौहान और चुन्नी लाल चौहान का नाम दर्ज है। वीरभद्र सिंह ने इन इल्जामात से इनकार किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
मथुरा के जवाहर पार्क को लेकर ऐसे आश्चर्य हुआ मानो ऐसा पहली बार हुआ हो, पर ऐसा तो अक्सर होता है। जंगल राज में ही तो भारत चल रहा है। भारत की व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस के बीज चौतरफा फैले हुए हैं, तो नेता, गुंडे, अफसर, संस्थाएं सब साठ गांठ में अपने खेल बनाएगी, अपना तांडव रचेगी। भारत में व्यवस्था की जमीनी हकीकत बहुत खराब है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। हिंदुस्तान में कानून के राज की कस्में सभी खाते हैं, लेकिन कानून का राज कहाँ है, इसका सही जवाब देना मुश्किल है। हर जगह लाठी का निजाम है। मथुरा के जवाहर बाग में लाठी के दम पर 2000 लोग 260 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठ गए और उन्हें हटाने के लिए हुई कार्रवाई में एक एसपी और एक थानेदार की मौत हो गई। 2 दर्जन दीगर अफराद हलाक हुए, वो अलग। लेकिन हैरानी की बात है कि इसे लेकर सोशल मीडिया में जो बहस चली उसमें एक अहम आवाज ये थी कि अच्छा हुआ जो दंगाई का नाम राम वृक्ष था। अगर उसका नाम रमजान होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये कहने वाले वो लोग थे जो मगरबी बंगाल के मालदा में हुए ऐसे ही तशद्दुद का किसी न किसी मिसाल से दिफा करते रहे हैं। मालदा हामी इससे पहले हरियाणा के जाट रिजर्वेशन को लेकर हुए तशद्दुद के तर्क से भी ये साबित करने में लगे थे कि अगर मालदा में हंगामा करने वाले मुल्क के गद्दार हैं तो हरियाणा में दंगा करने वाले मुल्क के गद्दार क्यों नहीं है। यही सवाल मथुरा के वाक़ये के बाद भी जोरों शोर से पूछा जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कानून का राज कहाँ है, जिसके दिफा का अज़्म तमाम जमातों की हुकूमतें और मुंतजिमा से जुड़े लोग लेते हैं। जाहिर है बुनियादी सवाल की फिक्र किसी को नहीं और सियासत की फिक्र सबको है। मुल्क में होने वाले फसादात जात, बिरादरी और मजहब के नाम पर तकसीम हो गए हैं। मथुरा के दंगाइयों की क़यादत जो शख्स कर रहा था उसकी बिरादरी को निशाना बनाकर सूबाई हुकूमत और चुनिंदा रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। इसी तरह हरियाणा में रिजर्वेशन की खूंरेज तहरीक को एक बिरादरी से जोड़ा गया और उसके मुकाबले दूसरी बिरादरियों को गोलबंद करने की कोशिश हुई ताकि एक नया वोट बैंक बन सके। इसी तरह मालदा के तशद्दुद को फिरका वाराना रंग देने की भरपूर कोशिश हुई। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि जिस पुलिस और इंतजामिया की जिम्मेदारी कानून का राज बहाल रखने की है वो क्या कर रही है, उसका इकबाल कहाँ चला गया। लाठी और भीड़ तंत्र के आगे हुकूमतें क्यों घुटने टेक रही है, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी फिक्र का सबब होना चाहिए। आखिर हरियाणा में एक बाबा रामपाल के आश्रम में घुसने के लिए पुलिस को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ती है। कैसे जेल में बंद एक बाबा के हामी एक के बाद एक गवाहों का कत्ल कराते जा रहे हैं। कैसे एक मजबूत हुकूमत होते हुए कोई राम वृक्ष यादव एक पार्क घेर कर उसमें अपनी खुद की सरकार बना लेता है। कैसे रिजर्वेशन की तहरीक की भीड़ शहर के शहर यरगमाल बना लेती। सियासी वजूहात से बिहार में जंगल राज का जुमला चला था। नीतीश कुमार ने ये जुमला उछाला और इस जुमले पर 2 बार जीत कर आए। आज ये जुमला उनकी हुकूमत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मुकम्मल जंगल राज है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। इस जंगल राज का मतलब नज्मो नस्क का नाकाम होना है। ये नाकामी कुछ तो मुंतजिमा की वजह से है। पुलिस की तकर्रुरी, तालीम और कवानीन की पेचीदगियां एक वजह है तो दूसरी वजह सियासी है। नज्मो नस्क की खिलाफ वर्जी करने वाला हर शख्स या ग्रुप एक वोट भी है जिसका तहफ्फुज मुल्क के रहनुमाओं का हक है। जब तक वो इस हक से दूर नहीं होंगे तब तक कानून का राज बहाल होने वाला नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जंगल राज के मामले पर चर्चा करेंगे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले से लेकर जवाहर पार्क के बाबा के तमाम अनुभवों का लब्बो-लुआब है कि कानून व्यवस्था के अपने ताने बाने में ऐसे कुछ गहरे नुक्स है जिसमें मनमानी, अराजकता फूटना अनिवार्य है। दोष व्यवस्था और उसको चलाने वालों का है। सत्ता और शासन में ऐसा कुछ दोष है जिससे बार बार जंगल राज का अनुभव होता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, मथुरा के जवाहर पार्क में जो एक अचानक समानांतर सरकार जिस तरह की नजर आई वहाँ और वहाँ की जो अराजकता थी, उसके बाद ये बहस चली नेता बिरादरी में, मीडिया में कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों होता है। पर क्या भिंडरावाले से लेकर आज तक की इस तरह के अनगिनत ऐसे उदाहरण नहीं है जिससे लगे कि जंगल राज अपने यहाँ की स्थायी पहचान है? बिल्कुल ठीक कह रहे। आइए, भिंडरावाला नहीं व्यास जी, राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक विप्लव, सामाजिक अशांति, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये एक इनएविटेबल हिस्सा रहा है।
क्योंकि राजनीतिक दल, सत्ता है विपक्ष जो भी हो, वो इसका हमेशा लाभ उठाते हैं। इसलिए कुछ लोगों को सूट करता है, इसलिए सामाजिक विप्लव होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि महत्वाकांक्षाएं लोगों की इतनी बढ़ा दी गई हैं, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी दल आ जाए, वो उन महत्वाकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है। उससे एक अशांति होती है और वो अशांति कभी कभी ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। और अब चूंकि संचार के साधन इतने ज्यादा है, एम्यूनेशन है, वेल्थ है, लोगों के पास पैसा भी है, कि वो बहुत ही हिंसक रूप में, बहुत ही विध्वंसक रूप में चीज सामने निकल के आती है, जैसे हरियाणा में। नहीं तो उस नाते ये कि कानून व्यवस्था का मामला, कि बिहार में जंगल राज है या गुजरात में जंगल राज नहीं है या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज, ये जो राजनीतिक फिर बहस है, ये बेमानी नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। वैसे ये जैसे भ्रष्टाचार का मामला, कि वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, सब काल में है। उसी तरह जंगल राज या कानून व्यवस्था की दुर्दशा। इसमें क्या है कि अगर आप ये सोचें कि साहब कौन जिम्मेदार है, मान लीजिए सवाल उठे कि क्यों हम ठीक नहीं कर पा रहे, कौन जिम्मेदार है? ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि साहब डीएम को ट्रांसफर कर दो, एसपी कर दो। एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी के पास तो कोई पावर ही नहीं है। जवाहर बाग में जो लोग आके बैठे और बैठे रहे 2 साल, वो ब्यूरोक्रेसी के परमिशन से नहीं बैठे, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और इस तरह की सारी घटनाओं के पीछे जो होता है, जमीनें कब्जा करने के मामले हैं या जो भी पावर के, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को तो बलि का बकरा बनाते हैं। और ब्यूरोक्रेसी दुमिलाती है क्योंकि हमेशा से वो अपने, और ब्यूरोक्रेसी भी अपना फिर फायदा उठा लेती है, वो अपनी तरह से 10 तरह के दूसरे अराजकता का काम करती है। देखिए राजे महाराजों के जमाने से ही ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है, राजा के आगे दो मिलाना, जो राजा की निगाह देखी उस तरह वो काम करते हैं। अपनी जो बहस होती है मीडिया या तमाम बातों में, उसमें कि व्यवस्थागत कमी है और बहुत अपना लोकतंत्र इस व्यवस्था के मामले में बहुत गड़बड़ हो रहा है, और जिसकी लाठी उसकी बेस वाली जो प्रवृत्ति है या जो भी जिसके जो मनमानी है, उस पर बहस कायदे से क्यों नहीं विमर्श हो सकती, बहस हो पाती है? ये आप ठीक वैसे ही बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स सब तरह की बातें, हाँ सब है, लेकिन भ्रष्टाचार कोई, हवाला चले चला जा रहा है, भ्रष्टाचार चले जा रहा है। तो बहस करेंगे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। अब पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आज 1978 से धूल खा रही है, किसी को परवाह है? पुलिस वालों को छूट है क्या कि कानून व्यवस्था के हिसाब से शासन चलाने की? नहीं छूट है। पूरी की पूरे पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग राजनीति में जिस तरह हो रहा है, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे? नहीं तो संकट जो है आपके अनुसार ये नेतृत्व का है या व्यवस्था ही हमारी इनहेरेंट इस तरह की अंतर्निहित ऐसा है जिसके कारण, क्योंकि जो व्यवस्था शुरू से बनी आ रही है वही ऐसी है, उसके कारण दिक्कत है। मैंने कहा ना कि सोशल डिसऑर्डर तो राजनीति का एक अपरिहार्य हिस्सा है। जहां राजनीति होगी वह सोशल डिसऑर्डर होगा, क्योंकि ये राजनीतिकों को सूट करता है। मगर जिस तरह का अब इसका स्वरूप देखने में आया, जितना विस्तार इसमें हो रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसमें और भी ये सारे फैक्टर्स हैं कि लोगों की अपेक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता है। इसलिए जब तक इसके लिए पॉलिटिकल विल नहीं होगी कि राजनीतिक जमात ये ना सोचे, अब अगर अभी बताइए, ये भी एक सवाल, बहुत $1 बिलियन क्वेश्चन है कि अगर राजनीतिक वास्तव में चाहते कि समाज का भला हो, विकास हो, गरीबी दूर हो, शिक्षा दूर हो, स्वास्थ्य ठीक हो, भ्रष्टाचार दूर हो, तो समस्या का समाधान निकलता। हरियाणा की घटना ले लीजिए, मालदा की, पश्चिम बंगाल की घटना ले लीजिए, या उत्तराखंड की, कहीं के भी ले लीजिए, जो भले प्राकृतिक आपदा हो या ये तमाम तरह की जो सामाजिक विस्फोट है, ये इन सब के बीच में अगर समग्रता से कोई देखा जाए या समझा जाए, तो आखिर इसमें इस बहस को किस तरफ ले जानी चाहिए? कैसे इसका मतलब, ये नरेंद्र मोदी के कंसेप्ट में अच्छे दिन की या एक हम व्यवस्था सुधार रहे हैं, हम बारीकी कर रहे हैं, क्या कहीं इसका खाका बनता है? देखिए एक ही तरीका होता है, हालांकि वो भी बहुत फूल प्रूफ नहीं। जैसे अब मान लीजिए आप डिक्टेटोरियल रिजीम ले लीजिए, आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, मान लीजिए नरेंद्र मोदी को इतनी पावर मिल जाए कि वो डंडे के जोर पर देश पे हुकूमत करें, तो भी तो आपने देखा है कि तानाशाह जब होते हैं, चाहे चाइना का किस्सा था, थिनामैन का था, कोई वहां भी तो किस तरह कुचले जाते हैं जनता के विप्लव को, विद्रोह को। तो ये तो कभी खत्म होने वाली चीज तो है नहीं। देखिए, लेकिन पश्चिम के हो या पश्चिम जो सभ्य जो विकसित देश है, वहां इस तरह अचानक कोई जंगल राज या कानूनी ऐसा कभी कोई सुना किस्सा? कारण है ना, देखिए उसका कारण ये है कि वहां बेसिक नीड्स के लिए तो आपको नहीं स्ट्रगल करना पड़ा ना। यूरोप के कई देशों में जहाँ इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, वहां जनता सड़कों पे आ रही है, अफ्रीका में सड़कों पे आ रही है, साउथ अमेरिका में सड़कों पे आ रही है। मतलब आप इसको ये मानते हैं कि ये भारत की अपनी नहीं पहचान, ये वैश्विक मामला है? राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक विप्लव, सामाजिक अशांति नहीं, ये सामाजिक विप्लव वाली बात नहीं, ये तो जो जिसकी जो मन में आई वो कर दे रहा है।
कोई कानून की चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, मतलब न नागरिक में है न नेता में, किसी में नहीं। कानून का डर तो तभी खत्म। मुझे वो याद आ रहा था, बीडी शर्मा एक मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी थे। 1990 में मैंने उनको एक टीवी इंटरव्यू किया था और वो बड़े ईमानदार आईएएस अधिकारी थे। तो मैंने कहा किस तरह व्यवस्था बिगड़ती जा रही है कानून की और सारी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बोले पहले गुंडे इस्तेमाल होते थे राजनीतिक लोगों के द्वारा चुनाव जीतने के लिए, बाद में गुंडों को लगा कि जब हमारे ही माध्यम से चुनाव जीता जाना है तो हम क्यों ना राजनीति में आए, तो बहुत बड़ी तादाद में अपराधी और क्रिमिनल लोग राजनीति में आ गए। अब जब गुंडे बदमाश आ गए तो खुशामंदी करते हैं, वो बोलते हैं अगर तुम मुझे डिलीवरी दे सकते हो तो तुम मेरे यहाँ पोस्टिंग में रह सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है। तो वही अधिकारी उनके आसपास रहते हैं जो उनको डिलीवरी कर सकते हैं, और वही अधिकारी फिर अपनी मनमानी करके अपना अपना अलग 2 काम उनके करेंगे तो 8 अपने करेंगे। तो इस तरह पूरा कोलैप्स सिस्टम तो है ही है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।